Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 15th of November 2025. 15 नवंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। लाइक ज़रूर करें क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। एंड मैंने वेबसाइट्स में भी अपलोड करना शुरू कर दिया है, न्यूज़ भी और एडिटोरियल्स के साथ पूरा, प्लस एक्स्ट्रा टॉपिक। जैसे कल मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर बनाया था, तो आप वो सब मिस नहीं करना चाहते हैं तो वेबसाइट को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे भी पोस्ट्स के लिए वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ विजिट एंड स्टार्ट करेंगे एनालिसिस को बिना टाइम गवाए। 100 लाइक्स का टारगेट है, प्लीज़ पूरा करवाने में मदद करिएगा। और जिसको जो कोट देना है, कोट ऑफ द डे, वो ज़रूर दे दीजिएगा। पहली न्यूज़ है वो है बिहार इलेक्शंस के ऊपर। टोटल 243 सीट्स हैं, 50% में विनिंग होती है, तो 122 सीट्स हो गई। आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, जैसे कि इंडिया में जो हमारे लोकसभा इलेक्शंस होते हैं प्लस जो हमारे एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन होते हैं वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं। FPTP यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं, है ना, जिसको कि जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको प्लुरलिटी सिस्टम भी बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए। एंड यहाँ पे मेन देखा जाता है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा वोट किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसको मिले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें कई बार क्या होता है कि वोट शेयर कम रहता है लेकिन सीट्स आपको ज़्यादा मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है जो कि इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस के लिए और MLAs के इलेक्शंस के लिए फॉलो होता है, या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस के लिए। बाकी जगहों पे हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। पार्टी लिस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, चाहे वो इलेक्शन हो प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का या राज्यसभा के मेंबर्स का। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। डेटा प्राइवेसी लॉ कम्स इनटू इफेक्ट 2 years आफ्टर द पार्लियामेंट अप्रूवल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 था, उसको 2 सालों के बाद ये कहा गया है कि नाउ इट विल बी फुल्ली इनटू एक्शन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा DPDP एक्ट, याद रखिएगा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, DPDP एक्ट यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023, एंड इट विल एड्रेस द नीड्स ऑफ द लॉ टू प्रोटेक्ट द डेटा प्राइवेसी ऑफ इंडियन सिटीजन। थोड़ा सा इनका डिटेल्ड मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखें तो यूनियन कैबिनेट ने 2023 में DPDP एक्ट निकाला था, एंड उसने उस समय कुछ पार्ट जो था उसका इस्टेब्लिश किया था। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि क्यों आया था ये एक्ट। तो आया था KS पुट्टस्वामी जजमेंट था 2017 का, जिसमें ये कहा गया था कि यस देयर इज़ अ फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी। उसके बाद इसको लाया गया था, और ड्राफ्ट अभी DPDP रूल्स भी आए तो 2025 जनवरी से वो सर्कुलेशन में थे, एंड उनको फाइनलाइज किया गया है आफ्टर कंसल्टेशन। की फीचर्स की अगर मैं बात करूं DPDP एक्ट की, तो मैं आपको बता देता हूं। पहला है इट अप्लाइज टू प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया, यानी कि अगर आप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोसेस करते हैं, कोई भी फिड्यूशरी, अगर मैं आगे बताऊंगा कौन है फिड्यूशरी क्या है, बट मेन है अगर आप कोई भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोसेस करते हैं इंडिया के अंदर तो ये लागू होता है। इट ऑल्सो कवर्स डेटा कलेक्टेड ऑफलाइन बट लेटर डिजिटाइज, मतलब कोई अगर डेटा ऑफलाइन कलेक्ट हुआ है, डिजिटल ना भी हो, लेकिन बाद में अगर डिजिटाइज किया जा रहा है तो भी उसको कवर करेगा। एंड इट ऑल्सो अप्लाइज टू डेटा प्रोसेसिंग आउटसाइड इंडिया इफ ऑफरिंग गुड सर्विसेज टू द इंडिविजुअल्स इन इंडिया। अगर कोई डेटा आउटसाइड इंडिया भी है लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है टू द इंडिविजुअल्स इन इंडिया, तो भी उसके ऊपर ये लागू होगा, ठीक है। अब सबसे पहले डेटा प्रिंसिपल्स। इसमें डेटा प्रिंसिपल्स कौन से हैं? डेटा प्रिंसिपल्स का मतलब होता है इस एक्ट के अंतर्गत कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना। डेटा प्रिंसिपल कौन है? आप लोग, हम लोग, जैसे कि जिनके ऊपर ये जो ये डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वी आर द डेटा प्रिंसिपल्स, एंड वी हैव राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा प्रोसेसिंग, वी हैव राइट टू करेक्शन, अपडेटिंग एंड इरेजर ऑफ द पर्सनल डेटा, वी हैव राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल, वी हैव राइट टू नॉमिनेट अनदर पर्सन टू एक्सरसाइज राइट्स इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी। तो बहुत सारे अधिकार है हमारे पास, जैसे कि हमारा डेटा कौन प्रोसेस कर रहा है, कैसे प्रोसेस कर रहा है, अगर हम चाहें तो अपना डेटा करेक्ट करवा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं और इरेज भी करवा सकते हैं। इसके अलावा ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी राइट है, प्लस हम किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं हमारे बिहाफ में डिसीजन लेने के लिए अगर हमारी डेथ हो जाती है या इनकैपेसिटी आ जाती है। दूसरा है व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फिड्यूशरीज। अब डेटा फिड्यूशरी कौन है? तो ये जो जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जो डेटा मैनेज कर रहे हैं, ये डेटा फिड्यूशरीज हैं। इनके ऊपर ऑब्लिगेशन क्या है कि दे शुड इंश्योर लॉफुल एंड ट्रांसपेरेंट डेटा प्रोसेसिंग। पहली चीज़ तो लॉफुल और ट्रांसपेरेंट डेटा प्रोसेसिंग होनी चाहिए।
दे शुड मेंटेन रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड टू प्रिवेंट डेटा ब्रीचेस, मतलब डेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीक हो गया, कहीं चला गया, तो डेटा ब्रीच को रोकने के लिए लॉफुल एंड रीजनेबल सिक्योरिटी भी इनको मेंटेन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा दे शुड मिनिमाइज डेटा कलेक्शन, मतलब कि केवल वही डेटा कलेक्ट करें जो जरूरी हो, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो, एंड दे शुड इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, जैसे वाइड एग्जेम्पशंस आर ग्रांटेड टू द स्टेट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटीज फॉर सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड रिलेटेड पर्पस। यहाँ से ही थोड़ा इसमें क्रिटिक आने लगता है कि भाई गवर्नमेंट है, स्टेट इतनी पावर क्यों ले रहा है। सॉरी, उन्होंने कहा है कि भाई एग्जेम्पशंस दिए हैं टू द स्टेट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटीज फॉर सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड रिलेटेड इश्यूज, एंड सब सर्टेन ऑब्लिगेशंस आल्सो आर डाइल्यूटेड फॉर स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ ऑब्लिगेशन जो है वो एग्जेम्प्ट किए गए हैं। पेनल्टीज की बात करें तो मॉनेटरी पेनल्टीज हैं फॉर नॉन कंप्लायंस एंड डेटा ब्रीचेस डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी एंड नेचर ऑफ वॉल्यूशन। वैसे 250 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है, बहुत ज़्यादा पेनल्टी है इसमें। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, एक और चीज़ है कि इसमें एक्ट में कहा गया है कि एक इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटरी बॉडी बनाई जाएगी जिसको कहा जाएगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड न्यूली नोटिफाइड स्ट्रक्चर्स जो है वो कहता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो रहेगा वो 4 मेंबर की बॉडी रहेगी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश की जाएगी। उसका काम क्या रहेगा? टू कंडक्ट इंक्वायरीज ऑन कंप्लेंट्स, मतलब अगर कोई डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट आती है तो उसकी इंक्वायरी करना। डिटरमाइन द नॉन कंप्लायंस, कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉन कंप्लायंस हो रहा हो, एंड एक बार नॉन कंप्लायंस का पता चल गया तो फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाना। ठीक है, डेटा फिड्यूशरी क्या होता है? इट इज एन एंटिटी, यानी कि कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडी या इंडिविजुअल दैट डिटरमाइंस द पर्पस एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा। मतलब कि डेटा फिड्यूशरी में गवर्नमेंट बॉडी भी आ जाएगी, जो कोई भी बॉडी जो डिटरमाइन करती हो पर्पस एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा, वो सारी एंटिटी डेटा फिड्यूशरी आएंगी। मतलब जब आप डेटा प्रोसेस कर रहे हो ना किसी दूसरे का, तब आप डेटा फिड्यूशरी की तरह क्या काम कर रहे हो, एंड आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप डीपीडीपी एक्ट के साथ कंप्लायंस में रहो। ठीक है ना। इसके अलावा डेटा फिड्यूशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि क्लियर एंड वैलिड कंसेंट लो फ्रॉम द डेटा प्रिंसिपल। ऐसा नहीं कि आप बिना कंसेंट के उनका डेटा प्रोसेस करने लगो, यू शुड टेक प्रॉपर कंसेंट। सेफगार्ड्स करो फॉर डेटा सिक्योरिटी, एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाओ, है ना, एंड इम्प्लीमेंट करो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, एंड पीरियोडिक ऑडिट्स भी किया करो। ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। क्रिटिसिज्म्स जो है वो ये है कि पहला ये कहता है कि ये डाइल्यूट करता है सेक्शन 181J बाय रिस्ट्रिक्टिंग डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आरटीआई के अंतर्गत इसमें डिस्क्लोजर नहीं हो सकता, तो ये ऑब्वियस सी बात है, डाइल्यूट्स द सेक्शन 81J। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट का ये कहना है कि इट वीकेंस द आरटीआई फ्रेमवर्क एज वेल। ठीक है ना, आरटीआई फ्रेमवर्क को वीक करता है ये। ठीक है, सिविल सोसाइटी के कंसर्न्स ये हैं कि भाई स्ट्रक्चरल कंसर्न्स हैं जो कि इस एक्ट में हैं वो अभी तक अनएड्रेस्ड हैं। कोर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो हैं वो लगभग 1.5 साल से डिटर्ड हैं, वीकनिंग द प्रोटेक्शन। रूल्स इनेबल एक्सटेंसिव पर्सनल डेटा कलेक्शन बाय स्टेट एजेंसीज। तो उन्होंने कहा कि स्टेट एजेंसीज बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकती हैं, ऐसी पावर उनको दी गई है पब्लिक सेफ्टी के नाम पे, तो वो गलत है। ठीक है, टेक सेक्टर का ये कहना है कि भाई जो आपने कंसेंट वाली रिक्वायरमेंट दी है, बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटल कंसेंट है, वो हम कैसे लेंगे, उसमें एक इशू है ना, एंड पेनल्टीज भी बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज़ अगेन अ थिंग विच इज़ देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये जो इशूज़ हैं मैंने आपको बता दिया। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स तो नहीं थे, लेकिन कुछ तो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और एडिटोरियल अच्छा था। तो क्योंकि आज इलेक्शन का दिन रहता ना, रिजल्ट वाला दिन, तो ऐसे ही आता है। दूसरी न्यूज़ है गुजरात का अंबाजी मार्बल, याद रखिएगा, इट हैज़ गॉट द जीआई टैग। वैसे मैंने ये न्यूज़ आपको बताई थी, बट ऑफिशियली अभी कल ही मिला है इसको जीआई टैग। तो याद रखिएगा, गुजरात से अंबाजी, जो कि एक बनसकंठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में लोकेटेड है अंबाजी जगह, बनसकंठा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ पर लोकेटेड। इट्स अ मेजर पिलग्रिमेज सेंटर और रिवर्ड शक्तिपीठ है ये, याद रखिएगा। इट्स अ मेजर पिलग्रिमेज सेंटर एंड रिवर्ड शक्तिपीठ, एंड द रीजन हैज़ हाई क्वालिटी वाइट मार्बल्स बीन ऑफिशियली ग्रांटेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये जो अंबाजी के मार्बल हैं ये हाई क्वालिटी वाइट मार्बल्स हैं जिनको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। जीआई टैग देता कौन है? तो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। प्लस ये भी आपको पता होगा 1999 का एक्ट है, उसके अंतर्गत ये दिया जाता है। ठीक है ना, चेन्नई में ये रजिस्ट्री है, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई में है, जो कि देती है। एंड ये दिया गया है अंबाजी मार्बल्स क्वेरी एंड फैक्ट्री एसोसिएशन के नाम पे, याद रखिएगा।
इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड एंड प्योर वाइट कलर की होती है, शाइन होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, एंड इट्स नोन फॉर हाई स्ट्रेंथ, हाई कैल्शियम कंटेंट, लॉन्ग लास्टिंग प्योरिटी। और ये हिस्टोरिकली इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये लगभग 1200 से 1500 साल पुरानी है। प्लस इसका यूज़ किया गया है दिलवारा जैन टेम्पल जो माउंट आबू में है उसके कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। एंड कुछ इंडिकेशंस ये भी दिखाते हैं कि ताजमहल में भी जो है वो थोड़े बहुत उनके मार्बल एज हो जा रहे हैं, बट अंबाजी मार्बल जो है वो अपनी क्वालिटी हमेशा मेंटेन करते हैं। तो ये चीज़ भी सारी है। और ये फॉरेन में भी यूज़ होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में भी यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यूएस टू लॉन्च ए न्यू मिलिट्री ऑपरेशन इन लैटिन अमेरिका। आप देख सकते हैं यूएस जो है ये लैटिन अमेरिका में, लैटिन अमेरिका वाला पार्ट मतलब कि जो आपका हल्का साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है, प्लस थोड़ा सा जो करीबियन आइलैंड्स वाला पार्ट भी है वो पूरा लैटिन अमेरिका में आता है, एंड मेनली साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है। एंड यहाँ पर ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, लिख लीजिएगा, नाम देखो लिखा है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर जो है वो स्टार्ट करने वाला है। कौन स्टार्ट करना है? यूएस कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है? बेसिकली टू स्टॉप द नार्को टेररिस्ट, ठीक है ना, याद रखिएगा। नार्को टेररिस्ट को रोकने के लिए देखो लिखा है इट इज़ टू रिमूव द एम इज़ टू रिमूव द नार्को टेररिस्ट, है ना। एंड दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो यहाँ मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। एंड लैटिन अमेरिका में बेसिकली देखो लिखा भी है क्यों है। बेसिकली इट डिफेंड द यूएस होमलैंड, रिमूव द नार्को टेररिस्ट फ्रॉम द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, काउंटर द ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स। मेनली इनका एम है ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स को काउंटर करना। नो डिटेल्ड ऑपरेशन प्लान जो है वो अभी दिया गया है, कोई ऐसा डिटेल नहीं दी गई, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक और न्यूज़ आर्टिकल था जो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर था। इंडिया और कनाडा जो है साथ आ रहे हैं फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, याद रखिएगा, 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स बोलती हैं। वो 30 मिनरल कौन कौन से हैं? तो पहला है एंटीमनी, दूसरा है बेरिलियम, तीसरा है बिस्मथ, फोर्थ है कोबाल्ट, पांचवा है कॉपर, सिक्स्थ है गैलियम, सेवन्थ है जर्मेनियम, एट्थ है ग्रेफाइट, नाइन्थ हैफनियम, 10 है इंडियम, 11th लिथियम, 12 मोलिब्डेनम, 13 नायोबियम, 14th निकल, 15th पीजीई यानी कि प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, 16th फॉस्फोरस, 17th पोटैश, 18th रेयर अर्थ एलिमेंट्स, 19th रीनियम, 20 सिलिकन, 21 स्ट्रॉन्शियम, 22 टैंटेलम, 23 टेल्यूरियम, 24 टिन, 25 टाइटेनियम, 26 टंगस्टन, 27 वेनेडियम, 28 जिरकोनियम, 29 सिलीनियम एंड 30 is कैडमियम। तो आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दीज 30 एलिमेंट्स जो कि हमारे क्रिटिकल मिनरल्स आते हैं। आई होप आप इनको याद रखेंगे। एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं, देखते हैं 2 एडिटोरियल जो आज हमको डिस्कस करने हैं वो देखेंगे। पहला है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग अ गुड बैलेंस, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने आर्टिकल लिखा, ऑब्वियसली बात है, सी रंगराजन। आप सबको पता है एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का और उसके ऊपर होने वाले जो क्रिटिक्स हैं वो, ठीक है। तो दोनों हम एक एक करके देखेंगे। मैंने दोनों के ही नोट्स बना रखे हैं, अगर आपने देखा हो तो लेट्स सी वन बाय वन। थोड़ा सा मेरे को ये नेट चालू करने दो सॉरी। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल में बात की गई है जो सी रंगराजन जी, उनका ये कहना है कि हमने इंडिया में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रखी है। यानी कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या है कि हम इन्फ्लेशन को एक रेंज के बीच में मेंटेन करके रखते हैं, और वो रेंज क्या है? 4 ± 2%, 4 ± 2% का बैंड है, ठीक है। अब ये बैंड अभी मार्च 2026 में एक्सपायर हो जाएगा। 5-5 साल के लिए हम करते हैं, तो मार्च 2026 में ये एक्सपायर हो जाएगा। 2016 में पहली बार किया था, फिर 21 तक चला, 21 से किया, फिर 26 तक चलेगा, ठीक है ना। तो अब आरबीआई ने अभी कहा है कि भाई अब हम ये देख रहे हैं कि हमको कौन सा इन्फ्लेशन के अंदर मेजर करना चाहिए, हेडलाइन वर्सेस कोर में क्या मेजर करना चाहिए, क्या एक्सेप्टेबल इन्फ्लेशन लेवल होना चाहिए, और क्या इन्फ्लेशन बैंड को चेंज करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि आरबीआई को भी डिस्कस करनी है। तो वही चीज़ ऑथर ने कहा है। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक रिग्रेसिव टैक्स के रूप में काम करता है। देखो टैक्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जो अलग अलग क्लास के लोगों के ऊपर अलग अलग लगता है। जैसे अमीरों पे ज़्यादा लगेगा, थोड़ा गरीब है तो कम लगेगा, तो उसको तो हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स जो होता है वो उल्टा होता है, मतलब वो दोनों को बराबर लगता है, मतलब कि अमीर को भी उतना ही लग रहा है, गरीब को भी। तो जैसे इसके एग्जांपल है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा इनकम पे ज़्यादा टैक्स लगता है,
और अगर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो सब पे बराबर लगते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। जैसे प्रोडक्ट के ऊपर ये आपका हो गया, रिटेल में जो लग रहा है ना, बिस्किट में वही टैक्स लग रहा है अमीर के लिए, वही गरीब के लिए लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनका कहना है कि भाई इन्फ्लेशन जो है एक रिग्रेसिव टैक्स के रूप में काम करता है, जिसकी मार गरीबों के ऊपर ज़्यादा पड़ती है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो रियल सेविंग नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और पूरा माइक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। अब आरबीआई क्या टारगेट करना चाहिए, हेडलाइन की कोर करना चाहिए। तो ऑथर का यहाँ पे ये सजेशन है कि जो इंडिया में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उसका मेन एम है कंज्यूमर्स को बचाना, सेविंग, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन बेटर कैप्चर करेगा, क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारे इन्फ्लेशन कवर्ड होते हैं, फूड और फ्यूल के भी, है ना। तो दैट इज द रीजन। फूड इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा होता है, फूड इन्फ्लेशन, एंड इट इज़ सप्लाई ड्रिवन। मतलब ये कहना कि सिर्फ सप्लाई ड्रिवन है गलत हो जाएगा। फूड इन्फ्लेशन भी बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है। तो फूड एंड फ्यूल दोनों के ऊपर ही वो होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने सजेस्ट किया है कि भाई फोकस जो होना चाहिए वो हेडलाइन इन्फ्लेशन में होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि फूड इन्फ्लेशन ही बाद में फिर कोर इन्फ्लेशन को भी बढ़ाता है। तो अगर आप फूड इन्फ्लेशन ही नहीं कवर कर रहे हो तो फिर आप यू आर नॉट कवरिंग द कोर इन्फ्लेशन एज वेल, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई फूड इन्फ्लेशन से ही कोर इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है, इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन को टारगेट बनाना चाहिए। दूसरा है कि एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होने चाहिए। तो पहले तो अभी हमने 4% की लिमिट बनाई है। तो ये 4% की लिमिट आई थी चक्रवर्ती कमेटी से, जिसने 4% की एक्सेप्टेबल लिमिट बनाई है। रीजनिंग हालांकि उन्होंने नहीं दी थी कि क्यों 4% की ही लिमिट लगाई गई है, ठीक है ना। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि तो इनका ये कहना है कि प्रिलिमिनरी अगर अपन देखें 3-4 चीज़ें पढ़ें अगर, जैसे कि इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ, कोविड, पोस्ट कोविड, प्री कोविड, तो उन्होंने ये कहा कि सजेस्टेड जो ऑप्टिमल इन्फ्लेशन लेवल है वो 4% का सही है, ठीक है। तो हालांकि कोई बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन नहीं है, बट इन्फ्लेशन टारगेट जो होना चाहिए दैट शुड बी नियरली 4 और थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। देन इन्फ्लेशन बैंड, क्या +-2 की रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो ऑथर ने कहा कि +-2% जो है वो सफिशियंट फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि +-2 जब आप करोगे तो 2% से 6% का इन्फ्लेशन आएगा, है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि ये फ्रेमवर्क ये नहीं बताता कि कितने समय तक किस रेंज में रह सकता है, मतलब कि अपर लिमिट में कब तक रह सकता है। जैसे 6% है तो कब तक 6% रह सकता है। तो अगर लिमिट ऐड हो जाएगी तो दैट विल बी अ गुड थिंग, ठीक है। एंड ऑथर का ये भी कहना है कि बहुत ग्रोथ जो होती है बहुत कम हो जाती है जब 6% के ऊपर इन्फ्लेशन एक्सीड कर जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें, और ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई है। तो कुल मिलाकर के ऑथर ने कहा है कि एडिक्वेट है तीनों चीज़ें, हेडलाइन इन्फ्लेशन को टारगेट करें, 4% सही है, +-2% का बैंड भी सही है, लेकिन अपर एंड पे हमको ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, अपर एंड पे कम रहना चाहिए, ठीक है। देन लास्ट ऑथर ने सजेस्ट किया कि भाई फाइनली आप जो फिजिकल प्रूडेंस है उसका फॉलो करें और बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट को बढ़ने ना दें। दूसरा आर्टिकल है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो ये इस आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का भी जो न्यूज़ है। लेट मी सी दैट, यहाँ पर देखें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की भाई 30 अक्टूबर 2025 को यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है इट हैज़ एडमिटेड बिफोर द एनजीटी दैट ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट विल हैव अ सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द सेंसिटिव आइलैंड इकोसिस्टम। तो 30 अक्टूबर 2025 को यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एडमिट किया है एनजीटी में जाकर के कि हाँ भाई ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट जो है उसका बहुत सीवियर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसमें 92,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक एयरपोर्ट, एक पावर प्लांट, एक टूरिज्म प्रोजेक्ट और एक टाउनशिप बनाई जाएगी, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ने एडमिशन कैसे किया, क्या हो गया, दो देख लेते हैं। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट कहाँ है, तो गलाथिया बे। गलाथिया बे कहाँ पर है, मैं आपको थोड़ा वो भी दिखा देता हूँ, एक मैप दिखाता हूँ। जैसे आप ये देखोगे ना, ये दिस इज द मैप, आई थिंक, यस, ये देखो, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है और यहाँ पे गलाथिया नेशनल पार्क दिख रहा है आपको। ये देखो गलाथिया नेशनल पार्क लिखा हुआ है। लेट मी ओपन दिस। हाँ, ये ऊपर आपको दिख रहा हो कैंपेबल बे नेशनल पार्क दिख रहा है। दूसरा आपको ग्रेट निकोबार का ही पार्ट है ये, और गलाथिया नेशनल पार्क दिख रहा है देखो यहाँ पे। और नीचे फिर यहाँ पे क्या क्या बनाया जा रहा है, तो देखो पहले आपको देखो यहाँ पे लिखा है गलाथिया बे, ये है,
गलाथिया बे दिख रहा है आपको, गलाथिया बे, दिस इज गलाथिया बे एंड इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे देखो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, पहली चीज़ तो। फिर दूसरा यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तीसरा यहाँ पे ये बनाया जाएगा टाउनशिप एरिया एंड डेवलपमेंट इधर साइड, जो आपका कैंपेबल बे वाला एरिया है। एंड चौथा यहाँ पे पावर प्लांट बनाया जाएगा। तो ये आपको दिखा दिया मैंने ये किस किस तरीके से चीज़ें बनाई जाएंगी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। देन इसके अलावा मिनिस्ट्री ने कहा कि हाँ भाई, जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पे 20,000 से ज़्यादा लाइव कोरल कॉलोनीज़ हैं, 50+ नेस्टिंग माउंट्स है वहाँ पे। इंडेंजर्ड निकोबार मेगापॉड्स भी हैं विच इज़ द शेड्यूल 1 स्पीशीज़। एक्टिव नेस्टिंग साइट है जायंट लेदर बैक टर्टल की। तो मिनिस्ट्री कह रही है कि हाँ भाई हम अवेयर हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन हम मिटिगेशन करेंगे, मिटिगेशन प्लान भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखो अब पहली चीज़ तो मिटिगेशन करने की आवश्यकता क्या है जब वहाँ सब कुछ सही चल रहा है, तो है ना। तो फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं 2021 में द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने डी नोटिफाई कर दिया था गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि पहले क्रिएट की गई थी 1997 में टू प्रोटेक्ट द लेदर बैक टर्टल्स। तो समझ रहे हो, मतलब पहले से ही ये तैयारी थी, इसलिए उन्होंने पहले डी नोटिफाई कर दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वहाँ पे थी, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने कर दिया। फिर इसके अलावा सेम इंस्टीट्यूशन फर्स्ट रिमूव्ड प्रोटेक्शन एंड लेटर आर्ग्यूड फॉर मिटिगेशन। अब बोल रहे हैं कि पहले तो हमने इनको डिनोटिफिकेशन कर दिया, फिर अब कह रहे हैं हम मिटिगेशन करेंगे। फिर CRZ 1A इशू भी चल रहा है यहाँ पे, जैसे कि CRZ 1A में कोरल रीफ्स भी इंक्लूडेड है, मैनग्रूव्स इंक्लूडेड है, टर्टल नेस्टिंग बीचेस, सी ग्रास बेड्स, बर्ड नेस्टिंग ग्राउंड, ये सब इंक्लूडेड रहते हैं। गलाथिया बे सब में क्वालिफाई करता है, लेकिन यहाँ पे इसको यहाँ से भी डी नोटिफाई किया हुआ है, कोस्टल रेगुलेशन के अंतर्गत भी नहीं रखा गया है ना। और पोर्ट जो होता है, पोर्ट आता है CRZ 1A में पोर्ट नहीं बना सकते। तो ये मैटर NGT ने एक हाई पावर्ड कमेटी को दिया था, और हाई पावर्ड कमेटी ने बेसिकली किया क्या कि पोर्ट साइड को कहा कि नहीं ये CRZ 1A में नहीं है बट CRZ 1B में है जहाँ पोर्ट अलाउड है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया कि इसको CRZ 1A से CRZ 1B में डाल दिया। तो प्रॉब्लम ये है कि जो ये सारे डिफेंसेस हैं ये आप इकोलॉजिकली कॉन्ट्राडिक्ट करते जा रहे हो अपनी ही बात को, अब दोबारा ये एक्सेप्ट करके तो और ज़्यादा आपने कर दिया। तो की इशू ये है कि आपने CRZ स्टेटस मतलब डाउनग्रेड कर दिया, प्रोटेक्शन हटा दी उसको जो सेंचुरी की प्रोटेक्शन मिली थी, प्रोहिबिटेड जोन में प्रोजेक्ट्स को क्लियर कर दिया, एंड अब आप बोल रहे हो कि मिटिगेशन करेंगे। तो ये सारे इश्यूज हैं ऑथर ने यहाँ पे उठाए हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस